हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में व्याकरण पुस्तक अध्याय नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अपने सामने व्याकरण पुस्तक निकालें, चैप्टर 2 वर्ण विचार को खोलें। इसके पहले हमने पढ़ा भाषा और व्याकरण के बारे में, भाषा लिपि के बारे में। और हमारी भाषा जैसे कि आप सभी जानते हैं हिंदी है। तो आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत ही हिंदी के वर्णों के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी के वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं और वर्णों के प्रकार क्या है, उनके उच्चारण कैसे होते हैं। ये सभी बातें हम लोग इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में क्या क्या। तो इस अध्याय में पढ़ेंगे हिंदी की वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन के सही उपयोग किस तरह से किए जाते हैं, ये सभी बातें, और वर्ण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये सभी। तो चलिए हम लोग इन बातों पर ध्यान दें। सबसे पहले जानेंगे बच्चों कि वर्ण है क्या। वर्ण किसी भाषा की मूल ध्वनि वर्ण कहलाती है। किसी भाषा की मूल ध्वनि वर्ण कहलाती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क, ख, यानी कोई भी वर्ण ले ले, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को ही हम लोग वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। ये सबसे पहले आप लोग जान लो। ध्वनि ही वर्ण है या अक्षर के रूप में भी हम जानते हैं। तो यह क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी इसको हम दो भागों में नहीं बांट सकते। अगर हम दो भागों में बांटेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप ले ले अ अक्षर को, इसको आप दो भागों में अलग कर दें या इसके दो टुकड़े कर दें, तो इसकी कोई पहचान रह पाएगी? इसकी कोई अस्तित्व बचेगी नहीं। तो इस तरह से कहने का अर्थ है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आगे हम जानेंगे वर्णमाला क्या है। वर्णमाला जैसे बच्चों आपने शुरुआती दिनों में, यानी जब आपने हाथों में पेंसिल पकड़ना सीखा होगा, उस दौरान आपने वर्णमाला का अध्ययन किया होगा। वर्णमाला में सभी वर्ण मौजूद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों में आपने अ, आ, ई ये सब लिखना शुरू किया होगा, और व्यंजन वर्ण में क, ख, ग, घ। तो शुरुआती दिनों में जिस वर्णमाला का आपने अध्ययन किया, यह आपकी सबसे पहली पाठशाला में सिखाई गई जो बातें थी, वो आज उन्हीं बातों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि ये वर्णमाला है क्या। तो व्याकरण में वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं। और समूह भी कैसे, यहाँ पर बुक में दिया गया है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। व्यवस्थित मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर हम लिखे हैं अ, तो अ के बाद आ होगा, न कि अ के बाद क। तो ये हुआ व्यवस्थित समूह। तो इस तरह से हमें वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। यानी ये भी ध्यान देने की बात है और याद करने की कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 44। ये याद रखिएगा। कहीं कहीं या किसी व्याकरण बुक में आपको ये संख्या घटती बढ़ती दिखेगी, तो आप उन पर ध्यान न दें। जो अभी आपके
पुस्तक में लिखा हुआ मौजूद है, आप उसे ही याद करें। यानी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है वह 44 है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई जो है इन्हीं वर्णमालाओं को सीखकर यानी लिखना सीखकर आरंभ करते हैं। हमारी पढ़ाई जो है वो शुभारंभ किससे होती है? इन वर्णमालाओं के द्वारा ही। सभी ने किया होगा। आप अपनी शुरुआती दिनों को याद करें तो जब आप छोटे बच्चे होंगे तो सभी ने ये पेंसिल से सीखा होगा एक दिन वर्णमाला को। वर्णमाला यानी लिखना, अक्षर को लिखना, क लिखना, ख लिखना, अ आई लिखना, ये सभी ने किया होगा। और जैसे कि हमारी भाषा हिंदी है तो आपने हिंदी के वर्णों का अध्ययन किया होगा। तो आज उसी वर्णों को हम लोग फिर से इस व्याकरण पुस्तक अध्याय वर्ण विचार के माध्यम से जानेंगे और विस्तार से समझेंगे। अब हम समझेंगे आगे कि वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्वर वर्ण है क्या। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं, यानी उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी सबसे मुख्य पहचान क्या है कि इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, जब इन वर्णों को हम बोलते हैं तो हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, या यूँ कहें कि हमें बिना किसी की सहायता के इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से यानी इनके उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया जाता है। इनकी संख्या 11 है। यहाँ बच्चों पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन करना यानी रेखांकित करना कि हम इनकी संख्या कितनी है? 11। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। जैसे कि आप सभी लिखते हैं अ से लेकर अह तक, लेकिन व्याकरण पुस्तक में अ से लेकर औ तक ही स्वर वर्ण कहलाते हैं। ये याद रखिएगा और इसे आप हमेशा ध्यान अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। अ से लेकर औ तक ही स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या जो है वो 11 है। अंग और अह स्वर वर्णों की संख्या में नहीं आते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। ये अयोगवाह कहलाते हैं। अंग और अह अयोगवाह, व्याकरण की पुस्तक में हम इनका नाम अयोगवाह के रूप में जानते हैं। ठीक है, इन्हें हम अयोगवाह के रूप से नाम से जानते हैं। उनमें कौन कौन है? अंग और अह। अ से लेकर औ तक स्वर वर्ण होते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, इतना आप लोग समझे। अब आगे हम लोग बढ़े कि सबसे पहले तो हम लोग ने जाना कि वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्णमाला क्या है, इनमें कितने वर्ण होते हैं उसको हमने पढ़ा। वर्णों के प्रकार के बारे में जाने। स्वर वर्ण क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। इनकी कितनी संख्या होती है वह भी हमने जाना। अब जानेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं, यानी अब हम स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उसका अब अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, स्वर वर्ण व्याकरण पुस्तक में यहाँ पर 3 भेद के उल्लेख किए गए हैं। ऐसे कई पुस्तकों में, कई व्याकरण पुस्तकों में आप 5 भेदों के बारे में पढ़ेंगे,
लेकिन आपके व्याकरण पुस्तक में 3 भेदों का उल्लेख किया गया है, तो आपको 3 भेदों के बारे में ही पढ़ना है, जानना है। और वह कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये 3 स्वरों की यहाँ चर्चा की गई है, इनके बारे में बताया गया है। ऐसे और 2 होते हैं, यर्ण और ये यर्ण करें, ये ऐसे और भी उनके भेद होते हैं 2, लेकिन यहाँ पर 3 ही भेदों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में जानेंगे। जिन स्वरों के बोलने में थोड़ा समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जिन स्वर वर्णों को बोलते समय हमें कम समय का प्रयोग करना पड़ता है या कम समय लेना पड़ता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनकी संख्या कितनी है? 4। ये भी आपको ध्यान में रखना है और इसे भी आप याद रखेंगे कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। और वे कौन कौन से हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये सभी बातें जो हैं वो छोटी छोटी हैं, लेकिन ये भी जानने वाली और समझने वाली बात हैं। इसे आप अनदेखा ना करें। जब तक आप व्याकरण पुस्तक को गहराई से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप अपनी भाषा का सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे और ना आप उसको अपनी भाषा को शुद्धता ही प्रदान कर पाएंगे। इसलिए हमें व्याकरण पुस्तक को गहराई से पढ़ना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर बच्चों आपने पढ़ा ह्रस्व स्वरों की संख्या होती कितनी है? 4। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, दुगना यानी 2 गुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी इन स्वरों को जब हम बोलते हैं या इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता है, यानी डबल जो है वो टाइम हमें बोलने में लगता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे इसमें कौन कौन से हैं? तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी जो बचे हुए थे तो इनकी संख्या है 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है। अब समझ में आया आपको? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये है दीर्घ स्वर और इनकी संख्या 7 है। और इनकी पहचान क्या है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमें 2 गुना समय लगता है, डबल समय लगता है। ये इसकी पहचान है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप बोल कर देखें आ, तो हम जब बोले आ बोलने पर थोड़ा देखते हैं कि कुछ समय वो थोड़ा जाता है, यानी बोलते समय आवाज़ जो है कुछ देर तक रुकता है। और जब आप अ बोलते हैं, जैसे आप अ बोल के देखिए, अ बोले, कितना कम समय आपको महसूस हुआ, लगा, या यूँ अगर घड़ी भी आप करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ई, छोटी ई जब हम बोलेंगे ई, बड़ी ई, तो अंतर हुआ, क्योंकि उच्चारण करते समय हमें दबाव डालकर बोलना होगा। छोटी ई, बड़ी ई में ई। तो इस तरह से उच्चारण पर भी ये बातें जो है वो निर्भर करती है, तभी समय जो है वो 2 गुना लगता है। ये सभी बातें हैं
जानने के लिए यह साधारण सी है, छोटी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और समझने वाली है। आगे हम जानेंगे पलुत स्वर। पलुत स्वरों की संख्या कितनी है? पलुत स्वरों की संख्या यानी पलुत स्वरों की संख्या यहाँ पर कुछ नहीं बताया जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें पलुत स्वर कहते हैं। बस इसकी पहचान यही है, इसकी कोई संख्या नहीं है। इसकी पहचान अगर हम जानेंगे कि इसकी पहचान कैसे करें, तो इसकी पहचान सिर्फ यही है बच्चों कि इनकी उच्चारण करते समय दीर्घ स्वरों की अपेक्षा जो है वह समय ज़्यादा लगता है, यानी अधिक लगता है। या यूँ कहें कि ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें या तुलनात्मक रूप से अगर आप जानना चाहें, तो हम ऐसे भी आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि पलुत स्वरों के उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वरों की तुलना में तिगुना समय लगता है। तिगुना यानी 3 गुना। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर बताया गया है ओम। तो जब आप ओम का उच्चारण करेंगे, ओम, तो ओम उच्चारण करते समय आप देखेंगे कि कुछ क्षण तक वह उच्चारण करते समय वह लंबा सांस जो है वो आता है, जिससे समय का बोध होता है कि हाँ, इस शब्द का उच्चारण करते समय जो है वो अधिक लगा। ठीक है, तो ये सभी बातें जो हैं वो बच्चों जानने वाली और समझने वाली बात हैं। तो जब मैं पढ़ाती हूँ तो आप इन बातों को ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें, तभी आप चैप्टर को समझ पाएंगे। ये ध्यान में रखेंगे। अब हम जानेंगे बच्चों की स्वर के रूप। हिंदी भाषा में स्वरों को 2 रूपों में विभाजित किया गया है। हिंदी भाषा में स्वरों के 2 रूपों में विभाजित किया, यानी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल रूप। मूल रूप पहले भाग में है। स्वर का प्रयोग जब शब्दों में स्वतंत्र रूप से किया जाता है तो वे अपने मूल रूप में ही रहते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ बातें जानने के लिए कोशिश करो या समझो कि मूल रूप क्या है। मूल रूप मतलब कि जब हम स्वर वर्णों का प्रयोग इन शब्दों का प्रयोग जब हम शब्दों में स्वतंत्र रूप से करते हैं, स्वरों का यानी जब स्वर वर्णों का प्रयोग शब्द लिखते समय स्वतंत्र रूप से जब किया जाता है तो वे अपने मूल रूप में ही रहते हैं। यानी जो उनकी पहचान है, जो उनका असली रूप है, मूल रूप मतलब असली रूप, जो उनका अस्तित्व है, जो उनकी पहचान है, उसी में वे रहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है आना और अधर। आना का पहला अक्षर क्या है? अ। आना यानी आ, और अधर का पहला अक्षर है अ। आना का पहला अक्षर आ और अधर का पहला अक्षर अ। तो ये दोनों जो हैं वो अपने मूल रूप में हैं। ठीक है, यानी ये स्वर वर्ण जो है वो अपनी मूल रूप में शब्दों के रूप में हमने इनका प्रयोग किया। इसलिए यहाँ पर जो 2 भागों में स्वरों के विभाजित किया गया है, तो ये स्वर वर्ण जो हैं वो मूल रूप में अपनी पहचान के रूप में बनाए हैं, इसलिए इनको हम मूल रूप की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, अब अगले ये पेज में आप देखो, उसमें क्या है, उसमें स्वर के जो दूसरा रूप है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरा रूप क्या है। मात्रा रूप।
यानी स्वरों को दो रूपों में हम लोग प्रयोग में लाते हैं, काम में लेते हैं। पहला तो वे लोग मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं और दूसरा मात्रा के रूप में, यानी जब स्वर वर्ण मात्रा के रूप में जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो ये जैसे उदाहरण के तौर पे अ की तो कोई अपनी मात्रा होती नहीं है। आ से आप लो तो आ से लेकर औ तक इन वर्णों का हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसमें जानेंगे कैसे। स्वरों का मेल जब व्यंजन के साथ होता है तब स्वरों का रूप बदल जाता है, जिसे मात्रा रूप कहते हैं। फिर से एक बार जानें। स्वरों का मेल जब व्यंजन के साथ होता है, व्यंजन मतलब क ख ग घ, व्यंजन वर्ण उसी को न कहते हैं, क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन वर्ण होते हैं। तो स्वरों का मेल जब व्यंजन के साथ होता है, जब उनके साथ जुड़ता है, जब मेल होता है, तब स्वरों का रूप बदल जाता है। तब स्वरों का रूप बदल स्वरों का मेल जब व्यंजन के साथ होता है तब स्वरों का रूप बदल जाता है। उन्हें हम मात्रा रूप में तब स्वरों का रूप जो है वो मात्रा रूप कहते हैं। जैसे मेला, तो मेला जब शब्द है उनको हम किस तरह से स्वरों के मेल से प्रयोग में लाते हैं। तो म, अब हम इसका ये विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। तो वर्ण विच्छेद करते समय हम मात्रा के रूप में जानेंगे कि किस तरह से हमने स्वर वर्णों को मात्रा के रूप में इन शब्दों में प्रयोग किया है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, म के नीचे हलंत प्लस ए प्लस ल के नीचे हलंत प्लस आ। तो यहाँ पर एक ही मात्रा जो है वह देखते हो शब्द में लगा हुआ है। म पे एक ही मात्रा ल और ल के साथ आ जुड़ा हुआ है, मेला, और ल में आ की मात्रा लगा है। तो इस तरह से यह शब्द बना और यहाँ पर स्वरों का जो है वह मात्रा के रूप में प्रयोग किया गया। नीचे देखते हो ये बनाया गया है, तालिका दी गई है, इनमें लिखा गया है मूल रूप एक तरफ लिखा हुआ है, अ से लेकर औ तक मूल रूप लिख कर रखा गया है। दूसरे तरफ मूल रूप में प्रयोग किस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे अ शब्द है, अ अक्षर है, तो अ अक्षर को हम जब शब्द के रूप में लेंगे तो अमर, अचकन। फिर आ अक्षर को जब हम शब्द बनाएंगे आम, आसन। तो ये मूल रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। यानी ये जो अक्षर हैं वे अपनी पहचान के साथ हैं, लेकिन जब हम इनका मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर देखो अ, तो यहाँ पर देखो कनक, नयन। तो यहाँ अ जो है स्वर वर्ण अ, ये कनक यानी जब हम क वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ अ जो है वह जुड़ा होता है। यानी कहने का अर्थ है कि व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्णों की सहायता से न बोले जा सकते हैं न लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अ जो है वह वहाँ पर जुड़ा हुआ है। नीचे देखो आना और जाना, इसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है, यानी आ जो आ की मात्रा है वह आना या जाना शब्द के साथ है। इसके बाद नीचे छोटी ई, उसमें भी देखो छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। गिनती, किला, इसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया, तब ये शब्द बना। फिर उसके नीचे बड़ी ई, तो बड़ी ई में कील, मीना, तो इसमें हम दबाव डाल के इन शब्दों का उच्चारण करेंगे क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है। तो यहाँ भी हम इन स्वर वर्णों का उच्चारण मात्रा के रूप में प्रयोग किए, यानी ये जो हैं वो अपने मूल रूप में प्रयोग में न आकर मात्रा के रूप में प्रयोग आए हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ औ तक आप देखोगे, औ अक्षर तक किस तरह हम लोग स्वर वर्णों को मात्रा के रूप में प्रयोग में लाते हैं। और इस तरह यहाँ पर आपको
ये तालिका में विस्तार से लिखा गया है, वर्णन किया गया है। अब हम आगे जानेंगे बच्चों अयोगवाह के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अयोगवाह को हम लोग कौन कौन से अयोगवाह के रूप में जाने जाते हैं अक्षर, तो अंग और अ। अंग और अ जो है वो व्याकरण पुस्तक में अयोगवाह के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले अनुनासिक, और इनको हम व्याकरण पुस्तक में अनुनासिक के रूप में भी, अनुनासिक जो है वह चंद्र बिंदु को कहा जाता है। ठीक है, अनुनासिक चंद्र बिंदु की जो मात्रा लगाई जाती है शब्दों के ऊपर, उसे उसका व्याकरण में उसका नाम दिया गया है अनुनासिक। इसका निर्धारित चिन्ह चंद्र बिंदु है, और इसका निर्धारित चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे आप देखते हो कि जब आप शब्द लिखते हो चांद, तो उस पर च के ऊपर आप जब चंद्र बिंदु की मात्रा देते हो तभी वह शब्द जो है वो सही रूप से लिखा जाता है। वैसे ही आँख के ऊपर भी जब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तब उसका उच्चारण जो है वो सही हो पाता है। तो इस तरह से यहाँ मात्रा लगाकर बताया गया है कि चंद्र बिंदु की मात्रा किन किन शब्दों में लगती है और वह उसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार यानी अंग, जिसको हम लोग इसके पहले पढ़े थे अंग और अ। तो अंग जो है, अंग का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। इसका निर्धारित चिन्ह है अंग की मात्रा। आप देखते हो कि कोई भी शब्द के ऊपर जो हम छोटा सा डॉट लगाते हैं, अंग की एक बिंदु जो डालते हैं वह अंग की मात्रा है। जैसे चंदन। अब हम लोग शब्द लिखे चदन, चदन, लेकिन जब अंग की मात्रा डालेंगे तभी हम उसका उच्चारण करेंगे चंदन, क्योंकि अंग की मात्रा डालने पर वह उच्चारण न का आता है, जो कि छिपा हुआ रहता है। वैसे ही बंदर, बंदर है। अब हम लिखें बदर, बदर, लेकिन जब अंग की मात्रा डालेंगे तभी हम उसका उच्चारण कर पाएंगे बंदर। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ बताने का प्रयास कर रही हूँ कि अंग की मात्रा डालने पर ही उच्चारण हम कर पाते हैं न का, यानी उस शब्द में वह जुड़ जाता है जब हम अंग की मात्रा उस शब्द के ऊपर डालते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो अगला जो है वह विसर्ग। उच्चारण के समय इसकी ध्वनि ह के रूप में निकलती है, यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय ह अंत में वह ह के रूप में वह शब्दों का उच्चारण होता है। और यह प्रायः संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, विसर्ग का प्रायः, या हिंदी में भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इन विसर्गों का प्रयोग संस्कृत में ज़्यादा किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे रामः, नमः। तो इस तरह से ये जो शब्द के बगल में आप दो डॉट देख रहे हो, दो बिंदु देख रहे हो, यह विसर्ग का चिन्ह है। इसको विसर्ग का चिन्ह कहते हैं, यानी इसका उच्चारण करते समय हमें ह जो है उच्चारण करते समय ह छिपा होता है, लेकिन ह आता ही है उच्चारण करते समय। जैसे रामः, तो आपने सुना ह आ रहा है ना, रामः। जब हम जोर दे के दबाव डाल के जब उच्चारण करते हैं तो ह जो है वह उच्चारण करते समय सुनाई देता ही है। फिर दूसरा जो अक्षर है नमः, तो उसमें भी आप देखेंगे इस तरह से उच्चारण करते समय आता है। तो ये सभी बातें मैंने आज इस चैप्टर से संबंधित बताई। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से मेरी कही हुई बातों पर ध्यान देकर आप समझे होंगे। लेकिन फिर भी आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, तब ही आप इस चैप्टर की गहराई को समझेंगे, इसमें बताई गई हुई बातों को समझेंगे। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोग इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें और
समझने का प्रयास करें।